गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले कुछ समय से हम श्रम संघों के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रेड यूनियंस। ये हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक समाजशास्त्र में, जो एमए फाइनल का 8th का फर्स्ट ऑप्शन है, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मीनू वॉल्टर, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भारतीय श्रम संघों के दोष। श्रम संघ क्या है? इससे पहले हमने पढ़ा था कि श्रम संघ किसे कहते हैं, श्रम संघ की विशेषताएं क्या हैं, श्रम संघ के कार्य क्या हैं और श्रम संघ के प्रकार क्या हैं। श्रम संघ भारत में स्वाधीनता आंदोलन में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि श्रमिक वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को भी ऊंचा उठाने का एक सराहनीय कार्य किया। श्रमिकों में एकता, सहयोग, भाईचारे की भावना को जागृत किया। फिर भी भारतीय श्रम संघ का विकास पश्चिमी देशों की भांति इतना सुदृढ़ नहीं हो पाया। श्रम संघ में बहुत सारी बाधाएं आईं और इन बाधाओं में हम देखते हैं कि कुछ बाधाएं तो संगठनों के दोषों के कारण आईं। और ये बाधाएं हैं, पहला है स्थायी श्रम शक्ति का अभाव, क्योंकि भारतीय श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ये ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करते हैं शहरों की ओर, लेकिन समय समय पर ये पुनः अपने गाँव में लौट जाते हैं। विशेषकर जब वर्षा ऋतु का टाइम होता है, उस समय ये खेतों में अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। औद्योगिक शहरों में ये स्थायी रूप से नहीं रहते हैं और ये भारतीय श्रमिकों का जो पलायन की जो विशेषता के कारण ये लोग श्रम संघों की स्थायी सदस्य नहीं हो पाते। जैसे अभी हमने लॉकडाउन के समय, जब पहला लॉकडाउन लगा था, तब हमने देखा था कि हजारों मज़दूर अपने गांव की ओर पलायन कर रहे थे। हर देश के हर एक कोने में हमने देखा, हर एक कोने से मज़दूर अपने गांव की ओर पलायन कर रहा था। यानी क्योंकि स्थायी रूप से ये लोग नहीं रहते, जब इन्हें ज़रूरत होती है तब ये आके कार्य करते हैं और जब इन्हें लगता है कि गांव में काम मिल सकता है तो ये पुनः गांव की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इसके कारण एक औद्योगिक श्रम शक्ति नहीं हो पाती। स्थायी, जिसे हम कहते हैं, स्थायी औद्योगिक श्रम शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता, क्योंकि ये लोग श्रम संघों के स्थायी सदस्य नहीं हो पाते। नेक्स्ट है गरीबी और निम्न मजदूरी। सबसे बड़ा हम ये कारण देखते हैं कि श्रमिकों को कम मजदूरी मिलती है। जब ये एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, इवन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो भी मजदूरी की दर इनकी कम हो जाती है
और वे अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, और इससे वे गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, उससे ग्रसित रहते हैं और नियमित रूप से संघों का जो सदस्यता शुल्क है वो देने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके कारण जो श्रम संघ का जो वित्तीय स्थिति जो मजबूत होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए, ताकि वो अपने हकों के लिए लड़े, लेकिन वो वित्तीय स्थिति जो होती है, जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, वो कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर होने के कारण श्रम संघ इतने सुदृढ़ उनका विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट है असंगठित करने वाली शक्तियाँ। भारतीय श्रम संघ में हम देखते हैं कि श्रमिकों की एकता का बहुत अभाव पाया जाता है, और एकता के अभाव के कारण है क्योंकि श्रमिक विभिन्न धर्मों के, भाषाओं के, जाति के, वेशभूषा के होने के कारण इनमें इतनी एकता नहीं पनपती, और मालिक भी इसी को आधार मानकर यह नीति अपनाता है कि किस तरह से श्रमिकों में एकता नहीं बने, और एकता नहीं बनेगी तो फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाते हैं और श्रमिकों का अधिक से अधिक शोषण करते हैं। नेक्स्ट है बाहरी नेतृत्व। भारतीय श्रम संघों का जो नेतृत्व होता है वो श्रम संघ के अंदर रहने वाले श्रमिकों के द्वारा नहीं होता, बल्कि किसी बाहरी व्यक्तियों के द्वारा होता है, और विशेषकर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ये लोग संघों में रहते हैं, और श्रमिकों के हितों को मालिकों के सम्मुख रखने में ये लोग असमर्थ रहते हैं, और श्रम संघों को पूरा समय नहीं दे पाते, और वे श्रमिकों को गुमराह करते रहते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों से संबद्धता। सबसे बड़ी कमजोरी रही है भारतीय श्रम संघ की कि विभिन्न राजनीतिक दलों का श्रम संघों के ऊपर अपना आधिपत्य है, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल ये चाहता है कि वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इन गरीब मजदूरों का सहारा लेता है। जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान में जैसे एटक है, इंटक है, हिंद मजदूर सभा है, संयुक्त श्रम संघ कांग्रेस है, भारतीय मजदूर संघ है, हिंद मजदूर पंचायत है, ये सब विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित हैं, और इन दलों के द्वारा श्रम संघों का जो गठन हुआ है वो विशेषकर राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है, क्योंकि जब राजनीतिक हस्तक्षेप रहेगा संघों में तो श्रम संघों का बाहुल्य होगा, आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, और जब प्रतिस्पर्धा होगी तो कोई भी सुदृढ़ श्रम संघ आंदोलन नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक संघ कहेगा कि हम ये काम करेंगे, दूसरा संघ कहेगा हम ये काम नहीं करेंगे, तो आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, और इस प्रतिस्पर्धा का फ़ायदा मालिक लोग उठाते हैं, और इस कारण से श्रम संघ कोई मिलकर अच्छा सा आंदोलन नहीं कर पाते जो श्रमिकों के हित में हो। नेक्स्ट है अधिक कार्य घंटे और निम्न जीवन स्तर। क्योंकि हम देखते ही हैं कि भारतीय श्रमिकों को कम मजदूरी मिलने के कारण इनका जो जीवन स्तर है वो निम्न है, क्योंकि इन्हें अपनी जो मौलिक आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनसे ये लोग वंचित रहते हैं, क्योंकि इनका जीवन स्तर निम्न है, और कार्य के घंटे इतने लंबे होते हैं कि श्रमिक थक जाता है, और इस थकान के कारण और ख़राब दशाओं में कार्य करने के कारण श्रमिक के पास इतनी शक्ति नहीं रहती कि वो श्रम संघों के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले सके,
और जब संघ के कार्यों में श्रमिक ही भाग नहीं लेंगे तो फिर श्रम संघ कैसे सुदृढ़ बन पाएगा। नेक्स्ट है मालिकों का विरोधी रुख। भारतीय श्रम संघ जो संगठन अपनी सुदृढ़ नींव पर विकसित नहीं हो पाते क्योंकि मालिकों का दृष्टिकोण इसके विरुद्ध है। वे श्रम संघों को अपने हित के विरुद्ध समझकर विभिन्न प्रकार के कदम उठाते हैं तथा श्रम संघ के नेताओं का स्थानांतरण कर फूट डाल गुंडे रखना इसके रूप में कार्य लेते हैं। इस विचारधारा के कारण श्रमिक श्रम संघों में भाग नहीं ले पाते और मालिक श्रम संघों को मान्यता नहीं देते तथा जो संघ के जो पदाधिकारी हैं वो उन्हें वे रिश्वत देकर अपनी ओर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉबर तथा मध्यस्थियों का विरोधी रुख। श्रमिकों की भर्ती में जो जॉबर होते हैं और जो मध्यस्थ होते हैं उनका बहुत बड़ा महत्व शुरू से ही रहा है क्योंकि कारखाने के पुराने और अनुभवी श्रमिक होते हैं जिनके माध्यम से नए श्रमिकों की भर्ती की जाती है और ये श्रमिकों को विभिन्न रूपों में शोषण करते हैं। वे श्रमिकों को नौकरी से हटाने, नए श्रमिकों को नौकरी पर लगाने का अपना एक महत्वपूर्ण अधिकार रखते हैं और श्रम संगठनों के गठन में इन जॉबर और मध्यस्थियों की दाल नहीं गल पाती और इसके कारण उनके अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इस कारण श्रम संघ बनाने में बाधा उत्पन्न होती है और एक सुदृढ़ श्रम संघ का गठन नहीं हो पाता। नेक्स्ट है श्रम संघों का बाहुल्य। भारतीय श्रम संघ आंदोलन का जो सुदृढ़ विकास नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि उद्योगों में कई संघों का होना और जब कई संघ होंगे तो आपस में प्रतिस्पर्धा होगी और श्रमिकों के हितों को पूरा करने में वे असमर्थ रहते हैं क्योंकि वो अपने आप ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। उन्होंने भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत कोई भी श्रमिक मिलकर श्रम संघ बना सकता है और इस प्रावधान के कारण कई संघों की स्थापना हो गई है। एम.वी. पांडे श्रमिक संघों की प्रमुख समस्याएं या दोष बताते हुए कहते हैं कि असमान वृद्धि, छोटा आकार, कमजोर आर्थिक स्थिति, अंतरसंघ और बहुसंख्यक संघ, नेतृत्व समस्या, श्रम संघों का राजनीतिकरण, पुनर्गठन की समस्या, इनके कारण भारतीय श्रम संघ एक सुदृढ़ एवं सुसंगठित श्रम संघ आंदोलन का प्रादुर्भाव नहीं कर पाया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारी नेतृत्व से, राजनीतिक संघवाद से, संघों में बाहुल्यता से, अंतरसंघीय प्रतिस्पर्धा से, दुर्बल वित्तीय अवस्था से, अभावपूर्ण स्थिति से, सामूहिक सौदेबाजी के दोष होने से, इन सब के परिणाम स्वरूप भारतीय श्रम संघ इस दूषित चक्र में फंसा हुआ है और इस चक्र को तोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि बाहरी नेतृत्व के स्थान पर आंतरिक नेतृत्व पर जोर दिया जाए। इसके लिए श्रमिक वर्ग को शिक्षित होना पड़ेगा और वैधानिक तरीके से बाहरी नेतृत्व पर रोक लगानी होगी। तो इस तरह से हमने देखा आज कि भारतीय श्रम संघों के दोष क्या हैं। अपना अच्छे से ध्यान रखिए, कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए। धन्यवाद।